पैसे जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो कहने का मतलब है ज्योतिष शास्त्र में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि आप अगर किसी का हाथ देखते हो या किसी को ज्योतिष बताते हो तो जो ज्योतिषी के सामने प्रक्षक होना चाहिए। आजकल जो नियम बन गया है बहुत गलत बन गया है कि हम है ना अननोन लोगों का हाथ या जन्म पत्री देखने लगते हैं। अगर आप किसी का ऑनलाइन ज्योतिष देख रहे हो तो वो व्यक्ति वो होना चाहिए जिसको आप कहीं ना कहीं से जानते हो। क्या आपके समाज का है, परिवार है, मित्र है। क्योंकि किसी का भी भविष्य बता, भाई भविष्य तो सबका एक सा है कि नहीं है? होता है कि नहीं भविष्य सबका एक सा? हाँ, अच्छा, ये होती है। भविष्य कैसे बदलता है? भविष्य बदलता है देश काल पात्र से। बदलता है कि नहीं? जी गुरु जी। व्यक्ति कहाँ रहता है, किस परिवेश में पला है, कौन से समय में उसका उदय हुआ है और उसके माता पिता कौन है, किस सोसाइटी में पढ़ रहा है, किस सोसाइटी में बैठ रहा है, इससे आप उसकी कुंडली के बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं मालूम, उसने कुंडली भेज दी, भाई साहब मेरी कुंडली देखना। कौन? मैं साहब अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, मेरी कुंडली देखना। अब ये अनिल शर्मा कौन है, क्या करता है, इसके माता पिता क्या करते हैं, किस जलवायु में पैदा हुआ है, ये पंजाब का गेहूं है या हरियाणा का गेहूं है या केरला का गेहूं है, क्या मालूम? आप अनुमान लगा सकते हो क्या? जी नहीं। ये आजकल जो हम जो ऑनलाइन चैट करके लोग है ना बताते हैं जन्म पत्री ज्योतिष, ये तो ज्योतिष की बदनामी हो रही है। एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारे हैं ना गुरु जी अभी बहुत सारे ज्योतिष हैं। के लिए। हाँ बहुत सारे हैं, ये नियम है ज्योतिष के। और सबसे पहले लिखा है कि यदि किसी ज्योतिषी के पास जाओ या किसी गुरुजी आचार्य पंडित जी के पास जाओ तो आप उनसे समय लो और जाते समय पत्रम पुष्पम फलम तोयम लेके जाओ। पत्र ले जाओ, फूल ले जाओ, दक्षिणा ले जाओ, फल ले जाओ, कुछ भी जो आपसे बने, खाली हाथ मत जाओ और उसके सामने जाके पूछो। लोग क्या करते हैं, अननोन होकर के पूछते हैं, परीक्षा लेते हैं, ये गलत है। तो आप लोगों को भी हाथ केवल प्रिंट इसलिए लेना है कि हम शुरुआत में सीख रहे हैं। तो एकदम एक दृष्टि में हम डायरेक्ट पूरी चीजें नहीं लगा पाएंगे कि इनका पर्वत क्या कह रहा है, अब हमको याद नहीं है मान लो, या इसकी नाखूनों की जो चिन्ह है वो हमको कौन से संकेत दे रहे हैं। भाई 7 प्रकार के हाथ हैं, तो वो सातों में से कौन से में से मैच कर रहा है। इसलिए शुरू शुरू में सीखने वालों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास उसका वो रखना चाहिए। लेकिन चाहे हाथ हो चाहे कुंडली, मैं सब में एक ही बात करता हूँ, आप जो बनाते हो उसके पीछे उसकी हिस्ट्री लिखना बहुत जरूरी है कि ये कौन है, क्या करता है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कॉमिस्ट के सामने ये बात खड़ी रहती है। तो हाथ देखना कहाँ से शुरू किया जाए, इस विषय में आपको हाथ पर उचटती निगाह डालकर देखिए कि हाथ में शुभ लक्षण कौन से हैं। सबसे पहले ये देखो कि हाथ के अंदर अच्छे सिंबल कौन से हैं। तो अभी अच्छे सिंबलों की बात करेंगे, जैसे स्वस्तिक है, जवा है, ये अब मान लो क्रॉस व्रॉस बने हैं तो ये खराब चिन्ह है। लेकिन शंख बना हुआ है, अभी हाथ में ये चीजें उभरती हैं, अभी बताएंगे इसको। तो शुभ लक्षण कौन से हैं, कौन से पर्वत उठे हुए हैं, हाथों की लकीरें कितनी स्पष्ट हैं। तो जैसे रेखा अच्छी हो, पर्वत अच्छे हो, लक्षणों से युक्त हो, उसको पहले देखें और उनका फल फल भी पहले बताएं। जो चीज आपको अच्छी अच्छी दिख रही है, उसके अंदर शुभ दिख रही है, उनका फल भी आपको पहले बोले उसको जातक है। तो कई हाथों में कोई शुभ लक्षण एकदम प्रकट नहीं था, कई बार वो सब खराब खराब से दिख रहा है। हाथ जैसे देखोगे आपको लगेगा इस हाथ में तो कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ दिख रहा है, शुभ लक्षण ही नहीं मिल रहे। तो फिर क्या करोगे? तो उस समय आपको बड़ी समस्या होगी कि शुभ लक्षण मिल जाते हैं तो क्या करें। तो जो एक शुभ लक्षण मिल जाए उसको बताने की कोशिश करो, किंतु अशुभ बताते समय उचित शब्दों का चुनाव करो। कि इसमें कुछ खराब दिख रहा है तो कहते हैं कि कोई भी कड़वी दवाई किसी को पिलानी है तो कैसे पिलाएंगे? मीठा लेप लगाकर। जैसे आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता है तो काय से दिया जाता है? शायद से। शहद से।
तो वो शहद के कारण उसे, अरे इसको शहद से खाना है, इसको शहद से खाना है, तो उसकी जो अशुद्धता होती है, चूर्ण की किरकिरापन होता है, वो बच जाता है। तो ऐसे दोनों हाथों में आपको शुभ अशुभ देखते समय बताना चाहिए। ठीक है। अब रेखाएं बदलती रहती हैं, ठीक है, रेखाएं बदलती रहती, लेकिन जो आपने फिंगरप्रिंट्स एक बार ले लिए वो थोड़ी बदलेंगे, हैं। इसलिए समय समय पर उसके फिंगरप्रिंट्स जो अभी लिए हैं वो अभी साल 2 साल के लिए हैं, और वो आपके अध्ययन के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्थायी हो गया कि इसके हाथ में जो फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं ये इसके जीवन में हमेशा, क्योंकि रेखाओं के अंदर इस हस्तरेखा को पढ़ते वक्त एक नियम की बात अभी आई थी कि हस्तरेखा में जो हाथ होता है, सक्रिय हाथ और निष्क्रिय हाथ, वो सक्रिय हाथ मतलब जो कर्म करने वाला हाथ है उसमें बदलाव आता रहता है। बात हुई थी कि नहीं पिछली क्लास में, है। तो व्यक्ति की सक्रियता मतलब व्यक्ति का कर्मठ हाथ है, कर्म करता है तो उसके अंदर बदलाव भी आते रहते हैं। इसलिए आपने जो फिंगरप्रिंट लिया है वो केवल आपके उस समय के अध्ययन के लिए और भविष्य में अध्ययन के लिए कि ऐसा हाथ होता है तो ऐसा होता है। लेकिन उसी जातक को आप 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद मिल रहे हो, तो या तो वो हाथ बहुत ज्यादा सघन हो गया है, खराब हो गया है, या बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, सुंदर हो गया है, तो आपको उसके लक्षणों को उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैंने एक व्यक्ति देखा था, एकदम ब्लैक है वो, मतलब ब्लैक मतलब उसका रंग साफ नहीं है। तो मैं उसे आज से 10 साल पहले जब देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये मतलब वो अच्छा नहीं दिखता था, ना उसका चेहरा अच्छा दिखता था, ना उसका हाथ अच्छे दिखते थे। अब 10 साल बाद जब मैंने देखा तो मुझे वो आदमी पहचान में नहीं आया, एकदम लग्जरी दिखने लगा। मैंने क्या हुआ भाई, अचानक मैंने कहा भाई साहब आप का स्वरूप कैसे, थोड़ा आप तो आजकल तो बड़े बढ़िया रह रहे हो। तो पता चला कि उसका एक बच्चा दुबई पहुंच गया है, दूसरा बच्चा भी गुजरात में किसी कंपनी में जॉब लग गया है। इसने भी जो जिस कंपनी में जिस जगह पे जॉब करता था वहां से वीआरएस ले लिया, वहां से भी इसको पैसा मिल गया। तो ये सब होने के बाद क्या उसके चेहरे और हाथ में बदलाव आना संभव था? जी गुरुजी, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ना गुरुजी। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, एसी में रहने लग गया, जो कंपनी में या जहां पर भी वो जॉब करता था जॉब करना बंद हो गया है। पहले वो शायद डेली सेविंग खुद ही करता होगा, अब उसके पास भगवान के पास से पैसा है तो वो हो सकता है वो भी ब्यूटी पार्लर जाने लगा हो, मतलब हेयर सैलून पे जाने लगा हो। तो जी गुरुजी, उससे उसके जीवन में जी वहीं पर आने वाले थे कि ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाने लगा होगा गुरुजी। हाँ, मैं वही दोनों बातें हैं। नहीं, लेकिन उसके मसाज पास वगैरह पैसा कराने आया तो उसका चेहरे में, हाथों में, सब में अंतर आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो यही वाली बात कह रहा हूँ कि 10 साल पहले आपने जो हाथ देखा, 10 साल बाद उसी व्यक्ति का हाथ देखा और दोनों हाथों में अंतर, या वो 10 साल पहले बहुत संपन्न था, 10 साल बाद वो बेचारा नीचे आ गया, अब उसे ऐसे काम करना पड़ रहा है जो वो कभी नहीं करता था। उठावा दरी भी, उसके घर में सर्वेंट थे तो वो नहीं थे, अब वो खुद कर रहा है। तो उसके हाथों में जीर्ण शीर्णता आएगी कि नहीं आएगी? है। आएगी आएगी हाँ, आएगी तो हाथ गुरुजी। कटे फटे देखेंगे तो आपको अगर ये इससे कटे फटे आते हैं इस से, तो आप इन चीजों से व्यक्ति का अनुमान लगा लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातें आपके सामने आएगी, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बात यही कही है कि जो कोमल हाथ वाले लोग हैं ज्यादातर वो कम परिश्रम वाले हो सकते हैं, वो लग्जरी हो सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो भी एक तरह से लग्जरी होता है, उसको घर वाले कहते हैं नहीं नहीं तुम मत करो बेटा, तुम नहीं उठा पाओगे, तुम यही कर। लेकिन जो मध्यम युवा अवस्था का होता है उसको छोड़ दो, वो बीच का है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो कोमल होता है, इसलिए कोमल होता है। और जो एक जो मजदूर है तो वहां पर मजदूर को खंडिया को हम ऐसे सामान्य रूप में लगा लें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, तो उसके हाथ आदि की संरचना देख करके लगेगा कि ये बहुत मेहनती है, या इसने बचपन में बहुत मेहनत की है। बचपन मतलब एक 12-15 की उम्र के बाद, क्योंकि 10-12 साल की उम्र तक तो पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये कही कि अगर ऐसा व्यक्ति जो शनि प्रधान है, जिसका हाथ में शनि पर्वत, जो शनि का जो माउंट है बीच वाला शनि पर्वत अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति, शनि वाले क्या होते हैं, अवसादी होते हैं, निराशावादी होते हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर उसका हाथ सॉफ्ट है, कोमल है, अच्छा है, तो वो अवसादी, कम अवसादी होंगे, मतलब वो जीवन जीने की उसके अंदर एक अच्छी वो होगी, मतलब जो बहुत ज्यादा अवसाद नहीं घिरेगा उसे।
और सामाजिक जीवन में भी वो दिलचस्पी लेगा। ऐसे ही बृहस्पति का जो आपने फर्स्ट फिंगर के नीचे मैंने बताया था, प्रथम जो उसका वो है, तो बृहस्पति प्रधान आप दिख रहा है, तो आपको बृहस्पति वाले कैसे होते हैं? दबंग होते हैं। दबंग होते हैं कि नहीं होते हैं? दबंग और अहंकारी होते हैं बृहस्पति वाले। ऐसा अभी बृहस्पति के बारे में जैसे जैसे आप पर्वत पे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो दबंग और अहंकारी होते हैं। बृहस्पति के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। तो क्या क्या लिखी है देखो, मैं बता देता हूँ बृहस्पति के बारे में कि बृहस्पति वाले कैसे होते हैं। कम दबंग लिखा है सर, है स्लाइड में तो कम दबंग लिखा है। अच्छा, देखो ये गुरु पर्वत जो है, यह स्थान अंगुली तर्जनी के आधार पर है, यानी तर्जनी के नीचे का जो भाग है। भारतीय समुद्र शास्त्र में इस स्थान को पितृ स्थान कहा गया है। कौन सा स्थान कहा गया है? पितृ स्थान, पितृस्थान। है ना। अब पितृ स्थान क्यों है? कि जब है ना कोई तर्पण करते हैं तो इस प्रकार से अंगूठा और उंगली ऐसे पीछे की ओर करके जल देते हैं। धर्मेंद्र जी, आपको मालूम है तर्पण वगैरह का जी नियम? गुरुजी। हाँ, जी तो गुरुजी। जब पितरों को जल दिया जाता है तो वो इस प्रकार से दिया जाता है। तो पहली उंगली और अंगूठे के बीच से जो जल निकलता है उसको पितृ स्थान कहते हैं। तो ये जो पर्वत का जो प्रभाव है, इसको उष्ण स्थान भी मानते हैं। उष्ण माने गर्म स्थान भी मानते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं गुरु पर्वत के आसपास जो रेखाएं हैं, हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, पर्वत, ये अंगुली तर्जनी, ये सब उस पर प्रभाव डालती है। तो गुरु में क्या होता है? गुरु पर्वत में नेतृत्व की इच्छा होती है। जिसका गुरु पर्वत प्रधान होगा वो कहता है मुझे लीडरशिप दो, ठीक है। उसमें गर्व होता है। गर्व कहते हैं ज्यादा गर्व मत करो, ऐसा कहते हैं ना किसी से, हाँ ज्यादा हाँ। गर्व मत करो। प्राउड। देखिए एक Proud, हमें किसी पे अहंकार गर्व जैसे। होता है, अच्छी बात है। बोलिए बोलिए। अहंकार ही गुरुजी। गर्व दो तरह से लिया गया है। एक तो हमें किसी पे, अपने परिवार के मेंबर पे गर्व हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब वो स्वयं गर्व करने लगता है तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। अहम। अहम भाव, अहम भाव, उसमें अहम भाव आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो महत्वाकांक्षा, सम्मान पाने की इच्छा उसमें बढ़ जाती है। उसकी जो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, सम्मान पाने की इच्छा बढ़ जाती है, यानी कि वो सम्मान पाना चाहता है और अगर उसे सम्मान नहीं मिलता तो वो क्रोधित होता है। उसको कहता है मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ठीक है। तो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति के साथ ये होता है। गुरु प्रधान व्यक्ति धर्म और परंपराओं में परंपराओं से प्रेम करने वाले होते हैं। ये भी है कि धर्म और परंपरा से प्रेम करेगा तो कई बार क्या होगा कि उसके परिवार में, जैसे मान लो आपके दो ठाकुर परिवार हैं और उसके बच्चे ने अगर मान लो लव मैरिज की, तो वो कहेगा नहीं नहीं, तुम हमारी परंपरा नहीं तोड़ सकते, हम गोली मार देंगे। तो यानी वो अपने आदर्श का पालन करने लगते हैं और यहीं पर उनका अहम, महत्वाकांक्षा, गर्व, परंपरा को बचाने की बात, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है और उसकी बात कोई नहीं मानता तो भी। तो यदि गुरु प्रधान व्यक्ति किसी, अच्छा ये भी कहा गया गुरु प्रधान व्यक्ति किसी गलत काम को भी करेगा अगर, तो उसको भी नियम से करेगा। मतलब उसमें भी जो नियम होंगे, आवश्यक नियम होंगे, उनका पालन करेगा। यानी अपनी तरफ से गलती नहीं करेगा, जिनका वे पालन करते हैं, मतलब वो नियम पे चलने वाला भी होगा, ठीक है। तर्जनी अंगुली की स्थिति इस पर्वत की सीमा निश्चित करती है। तर्जनी देखते हो पहली वाली जो है इस, तो यदि तर्जनी हथेली पर निम्न स्थिति में हो, जैसे गुरु का पर्वत का प्रभाव घट जाता है, यदि उच्च स्थिति में हो तो बढ़ जाता है। तो तर्जनी निम्न मतलब छोटी। तो तो क्या होगा? अगर निम्न होगी तो पर्वत भी छोटा हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर तर्जनी बड़ी होगी तो पर्वत भी बड़ा हो जाएगा। तर्जनी का छोटा या बड़ा होना गुरु पर्वत की विशेषताओं को बढ़ाने घटाने वाला भी होता है। तो आप ये देखो कि तर्जनी कैसी है। अंगुलियों की उच्च निम्न स्थिति के विषय में अभी और बात करने वाले हैं। तो तर्जनी का मतलब क्या है? तर्जनी किसे कहते हैं? बड़े को। है? तर्जन करना, अर्पण करना गुरुजी। हाँ,
अर्पण नहीं, तर्जन। तर्जन माने डांटना, किसी को आदेश देना। आप देखिए, जब ऐसे करके जब उंगली दिखाते हैं, मेरा हाथ आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऐसे दिख रहा किसी को है। उंगली दिखाएंगे आप, पहली वाली उंगली किसी को दिखाएंगे मुट्ठी बांध के, तो कैसा लगेगा? और गुस्से सामने वाला में- क्या कहेगा? देख उंगली मत दिखाना, कहते हैं कि नहीं कहते? गुस्से में दिखाना है, मतलब उसको अहंकार को ठेस पहुंचाना। हाँ, ये सामने पहली वाले- उंगली जो है वो अहंकार की है कि नहीं? और इसी के नीचे गुरु है। धर्मेश जी, जी बिल्कुल। बृहस्पति का पर्वत इसी के नीचे है ना। आप जो बताओ, किसी को कोई आपको एक उंगली दिखाए, और तो आप कई बार डायलॉग बन गया है, अरे तू एक मुझे दिखा रहा, तीन तो तेरी तरफ ही जा रही है, इसको तो देख, हाँ, है ना, बना बिल्कुल हुआ सही, ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो एक उंगली है वो बहुत बड़ा वो कर देती है। आप किसी भी नेता को देखो, किसी भी भाषण देने वाले को देखो, वो इस प्रकार से करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि तर्जनी अब जितनी बड़ी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, मोटी होगी, मतलब लंबी होगी, सघन होगी, तो सामने वाले को उतना ज्यादा जल्दी दिखेगी, तो सामने वाला उतना ज्यादा जल्दी भयभीत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल राइट। है। अब आपकी दिखाने वाले की तर्जनी बहुत छोटी सी है, तो सामने लगेगा, अरे तू छोटी सी काठ की लकड़ी लेके आ गया, चल भग, उसकी अंगुली मरोड़ देगा वो। है। बताओ, जी जी। अपने व्यवहारिक पद से सोचो ना कि क्या हो रहा है। तो अनामिका से बड़ी तर्जनी भी गुरु पर्वत की विशेषताओं को बढ़ाती है। ठीक है। अब अनामिका समझते हो, जो मध्यमा के बदल में होती है। बगल में रिंग हाँ। फिंगर गुरुजी, रिंग फिंगर। हाँ, रिंग फिंगर। तो अब आपको देखना है कि आपकी अनामिका बड़ी है या तर्जनी बड़ी। अगर अनामिका से तर्जनी बड़ी है, ठीक है, तो गुरु पर्वत की विशेषताएं ज्यादा है, यानी गुरु पर्वत ज्यादा उच्च हो रहा है। उच्च स्थिति की तर्जनी हो तथा गुरु पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति गुरु प्रधान माना जाता है। किसकी बड़ी है? देखो आप में से अनामिका बड़ी है या तर्जनी बड़ी है? गुरुजी अनामिका बड़ी मेरे को। आपकी भी अनामिका बड़ी है। तर्जनी किसकी बड़ी है? मेरी मेरी बड़ी। अच्छा, आपकी बड़ी है। देखिए, आपका गुरु पर्वत बड़ा हुआ है, बहुत अच्छा। और किसकी है? तभी उंगली एकता सबको जी? दिखाती रहती हो। एकता जी, आपकी? शुभानी जी, आपकी गुरुजी अनामिका बड़ी है कि तर्जनी? छोटी है गुरुजी तर्जनी अनामिका तर्जनी से। छोटी है, ठीक है। तो जिनकी तर्जनी बड़ी होगी वो बहुत आसानी से मानने वाले नहीं है। शालिनी जी बहुत जल्दी झुकने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और सर वो किसी बरोबर न की हो तो, है, बरोबर की हो तो बरोबर की है तो फिर तो अभी बात आएगी। अब फिर भी नाप के देखेंगे सेंटीमीटर में। बरोबर की है इसका मतलब बड़ी है, और बड़ी है इसका मतलब अगर तुम्हारी खुद की है तो तुम भी झुकने वाली नहीं। ठीक है। नहीं अन्य सर मेरी पर्वतों नहीं। के विकसित और अविकसित होने का प्रभाव गुरु पर्वत की विशेषताओं पर पड़ता है। या दूसरे और भी पर्वत जब विकसित होंगे उसका प्रभाव भी इस पर पड़ेगा। शनि भी विकसित हो या मध्यमा अधिक लंबी हो तो व्यक्ति का अहम भाव सीमित रहता है। जो आपकी बात है उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर किसी की गुरु पर्वत भी विकसित है लेकिन शनि पर्वत भी विकसित है, तो अहम भाव मतलब उसमें अहंकार तो आ रहा है लेकिन वो सीमित हो गया, क्योंकि शनि के कारण वो थोड़ा सा डाउन हो गया। यदि सूर्य पर्वत भी विकसित हो तो नेतृत्व में ख्याति मिलती है। या आपने पूछा था दोनों बराबर की हो या बली हो, तो नेतृत्व करने में ख्याति मिलती है, लीडरशिप करो तुम। अगर आपकी कोई इसमें ऐसा है तो आप लीडरशिप करो। बुध नहीं पर्वत सर भी मेरी विकसित नहीं हो है। तो व्यक्ति का आदर्शवाद घट जाता है। अब बुध पर्वत का बुध वाला जो पर्वत ऊंचा होगा तो उसका आदर्शवाद घट जाएगा या नहीं, और नेतृत्व या पद का लाभ उठाने की इच्छा बढ़ जाती है। यदि रक्षात्मक मंगल भी विकसित हो तो नेतृत्व इच्छा होती है किंतु उतावलापन घट जाता है। मंगल क्या करता है हमेशा पहले मुझे मिले, मैं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। लेकिन अगर बृहस्पति बड़ा है उसमें संग में, तो वो नेतृत्व करना तो चाहता है लेकिन उतावला नहीं होता, कहता है ठीक है अगर मुझे दिया जाएगा तो मैं जरूर करूंगा। यदि मंगल का सहयोग मिले तो व्यक्ति सेना, पुलिस, खेल प्रतियोगिताएं जैसे पदों में आगे आता है। शुक्र का पर्वत अगर इसके साथ गुरु के साथ पर मिले तो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। गुरु पर्वत के साथ यदि चंद्र पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति कलाओं के क्षेत्र में
नेतृत्व चाहता है। गुरु पर्वत अति विकसित हो तो व्यक्ति का अहम भाव घमंड बन जाता है। अगर किसी, आप देख लेना, आप में से किसी का गुरु पर्वत अगर अधिक विकसित है तो अहम ज्यादा बढ़ जाएगा और खुशामदी और चाटुकारों को पसंद करेंगे कि जब मालूम पड़ा आज किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, क्या बात है, और वो भी आता था वो भी नहीं आया, आज सिर्फ पूछा ही नहीं। ऐसे कुछ लोग होते हैं अगर उनको कोई पूछने नहीं जाता उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्या बात है, आज हमको कोई पूछने नहीं आ रहा है। नेताजी जैसे लोग। तो सपाट और अंदर धसे हुए गुरु पर्वत वाले व्यक्ति में महत्वाकांक्षा नहीं होती। अब जिसका गुरु पर्वत डाउन है, सपाट है, या डाउन नहीं है तो सपाट है, तो ये ज्यादा महत्वाकांक्षा वाले नहीं होते, ठीक है भाई। और ये अगुआ बनने के बजाय अनुगामी बनना पसंद करते हैं, यानी कि ये नेतृत्व नहीं करते, जो कोई आगे चल रहा होता है उसके साथ चलने लगते हैं। विकसित गुरु पर्वत पर स्टार या क्रॉस हो तो व्यक्ति का विवाह जल्दी होता है और सौभाग्यपूर्ण होता है। अगर गुरु पर्वत अच्छा भी है और उसके ऊपर क्रॉस वगैरह बना हुआ है या स्टार बना हुआ है तो विवाह जल्दी हो जाएगा। गुरु पर्वत पर एक या दो खड़ी रेखाएं व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में सहायक होती है। ऐसे व्यक्ति का हाथ कभी तंग नहीं रहता। अगर गुरु पर्वत विकसित है और इस पर एक दो खड़ी रेखाएं हैं तो हाथ विकसित है और ये मतलब इनकी जेब में पैसा हमेशा रहेगा। ठीक है। दो से अधिक खड़ी रेखाएं होंगी तो दिक्कत आ जाएगी, तो बाधक होती है। यदि रेखाएं आड़ी रेखाओं के साथ वर्ग बना जाए तो दोषों का निवारण हो जाता है। यानी जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं इस हाथ पर, यहाँ पर, इस जगह पर, और इसी के साथ दो क्रॉस भी आ गई तो वो बन गया आपका चटाई जैसा, तो फिर वो निवारण हो जाएगा दोष का। गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान, वर्ग समझ रहे, स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ, तो व्यक्ति में शासन करने की योग्यता होती है। अगर ट्रेंगल होता है, त्रिकोणा, तो राजनीतिक चतुरता होती है। जाल हो तो व्यक्ति में अहम भाव उन्माद का रूप धारण कर लेता है ना, अहम उसका इतना बढ़ जाता है कि वो उन्माद मतलब पागलपन की शिकार हो जाता है। अगर दीप हो तो व्यक्ति का भविष्य बिगड़ता है। गुरु जी ठीक है। ट्रायंगल में क्या बताया? ट्रेंगल में राजनीतिक चतुरता, अच्छा। हाँ, राजनीति में होगा। और भैया घर की राजनीति छोड़ो, मतलब कोई की राजनीति कर सकता है, समाज की, घर की, ऑफिस की, लेकिन मतलब वो चतुराई वाले काम करेगा कि उसका काम बने कैसे भी करके, है ना। और जाल वाले व्यक्ति का अहम जो होता है वो पागलपन के रूप में निकल के आता है। दीप अगर होता है, यहाँ पर एक दीप का सिंबल हो तो भविष्य खराब हो सकता है। गुरु प्रधान व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं, सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। उष्ण स्वभाव के कारण ब्लड प्रेशर की आशंका हमेशा रहती है, क्योंकि ये कौन सा मैंने बताया था एरिया, ये उष्ण क्षेत्र है इसलिए। गर्म का क्षेत्र। हाँ, तो ब्लड प्रेशर की आप कह सकते हो, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। बद परहेजी के कारण पाचन संस्थान के रोग, यानी खान पान से संबंधित पाचन क्रिया में दिक्कत। यदि वे खाने पीने में सावधानी बरतें और अपने अहम भाव को सीमित करने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ें तो रोगों की आशंका नहीं होती। तो केवल इतनी बात थी कि हाथ की जो प्रधान संरचना है तो शनि के साथ हो गया तो अवसादी कम हो गया, लेकिन भू प्रधान वाले कम दबंग, कम अहंकारी और खाने की अति से बचेंगे। कब बचेंगे? अगर उनका हाथ जो सॉफ्ट हो, अच्छा हो, संरचना उसकी अच्छी हो तो ये बात केवल गुरु की थी। अभी मैंने शनि के बारे में तो बताया नहीं था, लेकिन शनि के में 2 लाइन थी। अभी भी बुध की भी उतनी बात बता रहे हैं कि बुध प्रधान वाले, बुध में क्या होता है, बुध में हम तो पहले से ही देखते आ रहे हैं कि बुध के अंदर एक अच्छाई जो होती है कि या तो वो बहुत ईमानदार होगा, और दूसरे नंबर पर उसमें बुध में ज्यादातर, क्योंकि बुध को हम क्या कहते हैं अभी तक ज्यादातर, अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो कलंकित कहते हैं, कमीशन एजेंट कहते हैं, कलंकित कहते हैं। मतलब जितने भी ऐसे काम जो दुर्गुण है जल्दी से ग्रहण कर लेता है कोई, तो वो है बुध, क्योंकि वो बच्चा है। अब बच्चा है तो अगर वो शनि राहु केतु के साथ है तो उनकी बात मान लेता है, अगर वो मंगल गुरु के साथ है, इन शुभ ग्रहों के साथ है तो उनकी बात मान लेता है ना। और तो बुध के लिए, लेकिन जो कारण है कि अगर बुध वाला हाथ अच्छा है, सॉफ्ट है, सुंदर दिख रहा है, तो उसके अंदर उसके चरित्र में कपट नहीं होगा और उसके अंदर बेईमानी भी नहीं रहेगी।
मंगल में क्या होता है, मंगल वाले को क्रोध ज्यादा आता है, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है कि मंगल वाले का क्रोध कम होगा और क्रोध पर वो नियंत्रण रख सकेगा। शुक्र प्रधान वाले में शुक्र वाले कामी होते हैं, लग्जरी होते हैं, तो वो अच्छी जगह उसका दिमाग जाएगा। ठीक है। और जिन हाथों की संरचना बहुत कोमल पतली त्वची होगी तो वो उसके बारे में आगे बताई था अभी। बहुत छोटी सी बात इनको ठेस दे देती है, दूसरों को पीड़ा देने में ये होती है। आगे बात करते हैं। हाथों की सघनता, हाथों की सघनता क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ हाथों की सघनता के बारे में। सघनता से हमारा तात्पर्य हथेली को हल्के से दबाने पर कठोर या कोमल प्रतीत होने से है। सघनता का अनुमान लगाने के लिए प्रश्नकर्ता के हाथ को दृढ़ता से पकड़कर हल्का सा दबाव बनाएं। यह देखें कि हथेली द्वारा कितना प्रतिरोध होता है। इसके अलावा परीक्षणकर्ता अपनी उंगली से प्रश्नकर्ता की हथेली और पर्वत को दबाकर भी प्रतिरोध की मात्रा का अनुमान लगा सकता है। इस प्रतिरोध के पैमाने पर भी हाथों को वर्गीकृत किया जा सकता है। हाँ, यानी हाथ कितना, जैसे कहते हैं ना, कहीं किसी का बादीला शरीर है, किसी का कठोर शरीर है, तो बादीला शरीर होगा तो आप जैसे ही उंगली लगाओगे तो वो पिचकने लगेगा, गड्ढे में घुस जाएगा, जैसे पिलपिले गड्ढे। तो ये लगाने के लिए आप जब हाथ लगाओगे तो उसमें 3 कैटेगरी आपके सामने 3-4 आ रही है। पहली कैटेगरी क्या आ रही है, पिलपिले हाथ। पिलपिले हाथ कैसे होते हैं? ये सबसे नरम हाथ हैं और हाँ। दबाए जाने पर हथेली में बहुत कम प्रतिरोध महसूस होता है। ऐसे लोग सपने तो बहुत देखते हैं पर उन्हें असली जामा नहीं पहनाते। वे सिर्फ कुछ शब्दों में अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। ऐसे लोग आलसी और आराम पसंद होते हैं। इनमें शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है। ये मेहनत करना पसंद नहीं करते। पिलपिले हाथों में अच्छे पर्वतों के भी गुण कम हो जाते हैं। अब बताइए इसमें पूरा विज्ञान है कि नहीं? विज्ञान ये है कि इन्होंने क्या किया, पिलपिले हाथ रखने का मतलब है कि ये भाई सामान्य बात है कि कोई व्यक्ति कम एक्सरसाइज करेगा, कम मेहनत करेगा, बैठे बैठे सपने दिखता रहेगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखता रहेगा, आलसी होगा, तो क्या होगा, बैठा बैठा फैलता रहेगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो उसके जो एक्चुअल पर्वत है वो भी दब जाएंगे। और तो क्या और जब वो ज्यादा खाएगा, बैठा रहेगा, तो जो उसके अंदर जो एनर्जी बढ़ाने की, क्योंकि वो एनर्जी कब बढ़ती है, जब आप रोज मेहनत करोगे तो आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन आप कभी कभी मेहनत करोगे तो आपकी एनर्जी घटेगी। तो इस प्रकार का इसमें जोड़ दिया। क्या लग रहा है आपको? सही है गुरुजी। सही है ना? शोभानी जी आप बताओ, इससे इस पे आप क्या समझाना चाहेंगी पिलपिले हाथ पे? जी गुरुजी, मतलब इसमें एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ज्यादा हो गया गुरुजी। हाँ, उसे करना धरना कुछ है नहीं है, सिर्फ बैठे रहना है। बैठे रहना है, खाना है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो उस जब मतलब हाथ फूल जाएंगे तो वो दिखेंगे नहीं, पर्वत पर्वत भी नहीं दिखेंगे, राइट राइट गुरुजी, क्योंकि वो विधि बोलता है, जब आपका विधि से कुछ काम ही नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है गुरुजी की लाइनें हाँ। वगैरह डिस्टर्ब होने लगेंगी फिर तो। हाँ, तो आप लोग है ना उनका हाथ दबा दबा करके इस बात को बता सकते हो, अरे भाई तुम सोचते तो बहुत हो लेकिन कर नहीं पाते, क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हारे को आलस जल्दी आता है, ज्यादा आराम ज्यादा करते हो, तो वो फिर धीरे धीरे बोलेगा। अभी मैंने बताया था ना, हाथ देखते वक्त सामने वाले से कैसे पूछना है, तो खराब बातों को उससे प्यार से पूछना है। यार अरे क्या होता है, वो मेरे को खाना खाने के बाद नींद आ जाती, तो मैं तो 2 घंटे तो सोता हूँ एसी चला के, और उसके बाद उठता हूँ तो फिर लगता है कि चलो एक आध चाय वाय पी लूं, और चाय वाय पी के मैं थक जाता हूँ तो फिर ये खाने लगता हूँ। ऐसे करके कुछ लोगों की एक चुटकुला सुना होगा ना आपने, आराम करने के लिए आराम करता हूँ फिर ये करता हूँ, है कुछ सुना है कि नहीं किसी ने? जी गुरुजी, ऐसा ही सुना है कि आराम करने से मैं थक जाता हूँ, फिर आराम करता हूँ मैं। वही वही, तो उसका आराम पूरा होता ही नहीं है। तो इस तरीके से पिलपिले हाथ वाले आपको ऐसे ही दिखेंगे। आप में से कितने लोगों के हाथ पिलपिले हैं? मुझे लगता नहीं है किसी के भी होंगे, क्योंकि सभी बड़े मेहनती हैं। चलिए गुरुजी मेरे अब पिलपिले हो गए, पहले कठोर थे मेरे बहुत। अच्छा, पहले अब आपने पहले हथौड़ा मैं चलाना बंद कर दिया होगा ना, बंद कर दिया ना लेकिन गुरुजी। आपके इतने पिलपिले भी नहीं होंगे, क्योंकि नहीं इतना नहीं क्या है, इतना नहीं। अभी भी आप दौड़ते रहते हो, मार्केट में जाते रहते हो,
पिलपिले से तात्पर्य उनका रहेगा जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, ठीक है। किंतु पहले की आपके दृष्टि ये हो में सकता है कि वर्तमान हो गए। थोड़े से सॉफ्ट हो गए होंगे, पहले के मुकाबले हो में गए। हाथ आपके सॉफ्ट हो गए होंगे। पहले गुरुजी मेरे हाथों में ठेठे पड़ी रहती थी, अब बिल्कुल सॉफ्ट है। देखो जब आपके हाथों में ठेठे ज्यादा रहती थी तब आपके पास धन कम था ओके, कि नहीं? बिल्कुल। अब आपके हाथ सॉफ्ट हो गए हैं तो आपके पास धन ज्यादा होगा। यही बात तो शुरुआत में कही है कि अगर किसी के हाथ सॉफ्ट है, कोमल है, अच्छे दिख रहे हैं, पर्वत सब अच्छे दिख रहे हैं, सघन दिख रहे हैं, इसका मतलब जहां तक धनी है। क्योंकि वो चीजें उसके पास कब आई कि वो काम तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन कठोर मेहनत नहीं करता। आप सामान्य रूप में देखिए, जो लोग बुद्धि से पैसा कमाते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, या जो हाथ पैर चला करके ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा कमाते हैं? गुरुजी बताओ। बुद्धि से ज्यादा कमाते हैं मुझे बुद्धि लगता वाले इसका ज्यादा मतलब कमाते हैं। गुरुदेव हैं? आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम बड़ी आराम चीज करने है, तो सर ढक पैसा आ के सो। जाएगा। क्यों पांडे जी, आराम बड़ी चीज है, सर ढक के सो। नहीं। एक उम्र के बाद सब कुछ आता है, आराम भी आता है एक उम्र के बाद, लेकिन इतना भी आराम नहीं करें अपन कि उससे। देखिए दोनों बातें इसमें स्पष्ट हो रही है ना। तो चलिए अगला वाला पढ़ो कि क्या लिखा है। सॉफ्ट हाथ, कोमल। ये पिलपिले हाथ में और सॉफ्ट हाथ में क्या अंतर है देख लो। जो आप कह रहे थे वो आपका सॉफ्ट वाला होगा, फिर से पढ़ो। ये भी लगभग पिलपिले हाथ जैसे ही होते हैं, पर हाँ। इनमें प्रतिरोध की क्षमता थोड़ी बेहतर होती है। प्रयास द्वारा ये अपने को ऊर्जावान बना सकते हैं। स्वभाव में भी ये पिलपिले हाथ वालों से थोड़े अधिक कर्मठ होते हैं। हाँ, तो इसका ये मतलब अंतर आप पिलपिले हाथ में नहीं आ रहे, आप कोमल हाथ में आ रहे हो। ओके। अब आगे और पढ़ो, लचीले हाथ। ऐसे हाथों की सघनता कुछ कुछ स्प्रिंग जैसी होती है, दबाव पड़ने पर प्रतिरोध करती है। ऐसे हाथों के स्वामी कर्मठ और उद्यमी होते हैं। वे सिर्फ बातों में अपनी भावना को प्रकट नहीं करते, अपितु उन्हें क्रियान्वित भी करते हैं। ऐसे लोग ऊर्जा, ओज, शक्ति और जीवन से परिपूर्ण होते हैं। ये लोग अपनी ऊर्जा और बुद्धि का सही दिशा में पूरा पूरा उपयोग करते हैं। हाँ, तो देखिए पिलपिले हाथ होना बहुत ज्यादा खराब है, कोमल हाथ होना अच्छा है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग प्रयास जरूर करते हैं, इनमें ऊर्जा होती है और अगर ये प्रयास करते हैं तो सफल हो जाते हैं। लेकिन लचीले हाथ वाले और भी अच्छे होते हैं। लचीले हाथ वालों में ऊर्जा, शक्ति, ये बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, और वो अपनी बुद्धि का अगर सही दिशा में पूरा प्रयोग भी कर लेते हैं। अब आएंगे कठोर हाथ, हार्ड। कठोर हथेली पर दबाव का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो ये लचीले होते हैं, ना ही स्प्रिंगी। आमतौर पर ऐसे हाथ वालों को बौद्धिक स्तर कम होता है और वे श्रमिक वर्ग से संबंध रखते हैं। ये लोग नियम, रिवाज, आदेशों का पालन कर सकते हैं, पर लीक से हटकर प्रयोगात्मक नहीं होते। इनके लिए स्वभावगत बदलाव कठिन होता है, लकीर के फकीर होते हैं। अगर दाहिना हाथ लचीला और बायां हाथ कोमल हो तो आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का उत्थान और प्रगति की दिशा सही नहीं है। हाँ, कठोर हाथ, अभी बात कर रहे थे हम श्रमिक का हाथ, मेहनत करने वाले का हाथ। जो भी कोई ज्यादा मेहनत करने वाला होगा उसका हाथ हमेशा कठोर होगा, और कठोर हाथ होगा तो वो ज्यादातर मेहनत से काम करता है, ठीक है। और जब उनके स्वभाव में ये बात आ जाती है तो आप उनको बदल नहीं सकते उनके। जैसे आप एक जनरल बात करूं मैं आपसे कि कोई व्यक्ति आप देखना मिलिट्री से रिटायर होके आया हो, पुलिस से रिटायर होके आया हो, सेना से रिटायर होके आया हो, आप उसको देखना वो घर पे निचला नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब आप कहोगे कि भाई इसको, क्योंकि उसके स्वभाव में आ जाए। आपने देखा है ऐसा कोई व्यक्ति? हाँ गुरुजी, बहुत है। वो जी लेकिन सर। वो काम, जी, चाहे वो घर में पेड़ों में पानी दे, चाहे बगीचा लगाए, चाहे कुछ करे, वो बैठेगा नहीं, क्योंकि अब उसके स्वभाव में आ गया है, और इसलिए उसका हाथ आपको हमेशा कठोर मिलेगा, ठीक है। तो आप ये चीजें, आप वहां पर जब किसी का हाथ देख रहे हो तो ये चीजें आप देख करके उसके बारे में बात कर सकते हो। अब जो हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी वाला, लचीला हाथ, हाथों का लचीलापन। सुभानी जी आप पढ़िए। जी गुरुजी। हथेली हमारी मानसिक स्थिति और विशेषताओं को परिलक्षित करती है। लचीले हाथ लचीली मानसिकता और सख्त हाथ सख्त मानसिकता को दर्शाते हैं।
कुछ हाथ तो इतने सख्त और कठोर होते हैं कि उनकी उंगलियां हथेली की तरफ झुकी हुई होती हैं और उन्हें सीधा करने में कठिनाई होती है। ये जैसे ये ऐसी हाथ में दिखा रहे हैं। ठीक है। मुझे ये तो फ्लेक्स पीछे जा रहा है ना। हाँ, पीछे जा रहा है, मतलब किसी का आगे जाएगा, किसी का पीछे जाएगा, इस तरीके से बताया है। जी जी हम्म, गुरुजी। हम्म, ये ऐसी मानसिकता का परिचायक है कि जो सतर्क तो होती है पर साथ ही संकीर्ण और कंजूस होती है। ऐसे लोग नए विचारों और उद्यमों का स्वागत नहीं करते। वे नवीनता को स्वीकार नहीं करते और पुरानी आदतों और प्रपाटी में ही लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों को नवीन तकनीक, बदलाव और दुनिया में बढ़ती जटिलताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है और फलस्वरूप जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसके विपरीत लचीले हाथ वाले वे होते हैं जिनकी उंगलियां हल्का दबाव डालने पर पीछे की तरफ झुकती हैं और एक धनुषा आकार स्वरूप बनाती हैं। ऐसे लोग लचीली मानसिकता वाले होते हैं जो आसानी से प्रभावित हो भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। कुछ नया सीखने या सामंजस्य स्थापित करने में कुशल होते हैं। ऐसे लोगों में विविध प्रतिभाओं का समावेश होता है, जिसमें कभी-कभी किसी एक दिशा में अपने को एकाग्रचित नहीं कर पाते। इन्हें हरफन मौला भी कह सकते हैं। ऐसे लोग बेहद उदार, सहानुभूतिपूर्ण और अव्ययी होते हैं। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा, सुदृढ़ अंगूठे के साथ ऐसे हाथ वाले विलक्षण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर उंगली की सिर्फ पहली गांठ में अंगूठे के पास वाली लचीलेपन हो तो मानसिक लचीलेपन का घोतक होता है। संगीत की क्षमता रखने वाले हाथों की उंगलियां अगर अंतिम गांठ तक कर पृष्ठ की तरफ झुके तो ऐसे लोग संगीत सृजन की क्षमता भी रखते हैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये देखना है हाथ अंदर की ओर लचीला हो रहा है या बाहर की ओर। अगर अंदर की ओर लचीला हो रहा है, मतलब बाहर की ओर नहीं जा रहा, ऐसे लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे। जैसे मान लो एक नई टेक्निक आ गई है, ये जैसे आज कोरोना युग आया तो लोग जो है तुरंत अपने आप को अपडेट कर लिए, ऑनलाइन हो गए, बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपने आप को बदलाव लाया। तो वो लोग जो बदलाव है उसको स्वीकार, ये वो लोग वो थे जिनके हाथों की उंगलियां पीछे की ओर झुकने लगी, जैसे ये हाथ में दिखाई गई है, करतल पृष्ठ, मतलब हाथ के पीछे नहीं भाग की तरफ जाने लगी। लेकिन जिनके हाथ की उंगलियां आगे की ओर, जैसे आप ऐसे वो बनाते हैं ना चुल्लू, इस प्रकार से अगर बन गई तो वो आप पीछे नहीं जा रही, इसका मतलब वो बदलाव अपने अंदर लाना नहीं चाह रहे। और दूसरी बात उन्होंने अंगूठे के बारे में कही है कि अगर अंगूठा लचीला है तो वो संगीत क्षमता को की ओर दिखाएगा, और उसका जो पहली गांठ, यानी जो अंगूठे में तो एक ही गांठ होती है इधर, लेकिन अगर उंगलियों की बात है तो उसमें जो अंतिम गांठ बनी हुई है, जो ठेठे होती है उसमें तीसरी, तो वो संगीत सृजन की क्षमता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंगुली की अंगूठे की जो ग्रंथि है उसके ऊपर फोकस किया गया है, और हाथों का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इस पर फोकस किया गया है। तो लचीलेपन में अगर वो अंदर की ओर जा रहा है तो उसका अच्छा फल नहीं है, लेकिन जो बाहर की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रही है उंगलियां और अंगूठे, तो वो अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे पढ़े। सुबानी जी चली गई क्या? हाँ, नहीं नहीं गुरुजी है। जी। बहुत ज्यादा सख्त या बहुत ज्यादा लचीले हाथ अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि किसी हाँ। भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अति हम्म, सर्वत्र वर्जते। एक हम्म। संतुलित हाथ वही है जो हल्का सा दबाव पड़ने पर पीछे की ओर थोड़ा मुड़े और झुके। हाँ, तो यानी बहुत ज्यादा मुड़ता है वो भी अच्छा नहीं है, हल्का सा मुड़े, है ना। तो ये बात कहा गया। अब हथेली के रंग, अब हम जाएंगे हथेली के रंग पर। तो हथेली के रंग कैसे कैसे हो सकते हैं, पढ़िए। गुरुजी हमें को पढ़ना है या कोई दूसरा पढ़ेंगे, आप कोई ही और? पढ़ लीजिए, और लोग तैयार नहीं है पढ़ने को। अभी सब लोग खा पी के तैयार हुए हैं, तो अब उनको नींद आ रही है। हथेली का रंग, हथेली के रंग का निर्णय करने के लिए सिर्फ हथेली का रंग देखना चाहिए, ना कि हाथ का अन्य कोई बाहरी हिस्सा। कर बिल्कुल पृष्ठ ठीक। का रंग का यहाँ महत्व नहीं रखता। हाँ, हाथ के पीछे का भाग का महत्व तो नहीं है, आगे का हाथ देखिए कि लाल पीला सफेद कैसा है। चलिए, फीका और सफेद। इसमें गर्मजोशी, उत्साह और जीवन ऊर्जा की कमी होती है। ये लोग स्वार्थी, संवेदनहीन, अहंकारी होते हैं। कभी कभी ऐसे लोग आध्यात्मिक और रहस्यवादी भी होते हैं। हाँ, ठीक है, बोल कोमल गुलाबी।
संतुलित स्वास्थ्य शरीर एवं शारीरिक शक्ति, प्रसन्नचित्त, हसमुख व्यक्तित्व, आशावादी और सकारात्मक सोच इस हाथ की विशेषताएं हैं। तो आपको अगर कह दिया जाए कि हाथ का रंग सफेद है तो आप समझ लेना उसका जो फल है वो उतना अच्छा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि उसमें संवेदनहीनता है, अहंकारी है, रहस्यवादी व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी के हाथ का रंग गुलाबी है, कोमल है, तो वो अच्छा है, वो प्रसन्न चित्त होगा, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति है। ठीक है। और कोई पढ़ना चाहता है भाई? आरती शर्मा आप पढ़िए। लाल गुलाबी गहरा जे हाथ, डीप जी पिंक। सर। और वैसे लाल गहरा गुलाबी, आने वाली है। बोलो बोलो आरती बोलो। लाल गहरा गुलाबी, पुष्ट शरीर, भरपूर शारीरिक शक्ति, आवेशपूर्ण मिजाज, क्रोधी आदि इस हाथ की मुख्य विशेषताएं हैं। ऐसे लोग कोई भी काम आधे अधूरे मन से नहीं करते, चाहे वो प्यार हो या नफरत। इन्हें आत्म संयम और आत्मनियंत्रण में कठिनाई होती है। इनके संवाद काफी स्पष्ट और कटु हो सकते हैं। बोलने में ये बनावटी शिष्टता नहीं दिखाते। मस्तिष्क में अधिक रक्त संचार होने के कारण ये लोग गुलाबी हथेली वालों की तरह सुलझे समझदार विचारों वाले नहीं होते। इनकी विचारधारा बहुत परिष्कृत भी नहीं होती और इनका मन तुरंत चरमपंथी विचार और गतिविधियों की तरफ चला जाता है। हाँ, तो लाल या गहरा गुलाबी मतलब इसका मतलब है उसके अंदर ऊर्जा पूरी है, उसके अंदर जो है शक्ति पूरी है। आप उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओगे तो उसके अंदर वो सब चीज है। और इसीलिए ये लोग इनके अंदर आवेश बहुत होगा, शक्ति बहुत होगी, क्रोध जल्दी आ जाएगा, और जो भी काम लेंगे उसको पूरी तरह से करेंगे, आप आधे अधूरे नहीं करेंगे, अपने आप पे नियंत्रण आसानी से नहीं कर पाएंगे। संवाद जब भी कोई करेंगे तो बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि नहीं, जो कह दिया, मतलब किसी सामने वाले को बुरा लगे तो लग जाए। तो गुलाबी हाथ वाले है तो अच्छे, लेकिन एकदम स्पष्टवादी है। तो आज के समय में स्पष्टवादी को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हम तो फलित की बात कर रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप ऐसे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति स्पष्टवादी है और आप उससे ऐसे कहोगे नहीं, आप ये नहीं देखते कि कौन को क्या, आप तो मुंह पे कह देते हो, तो वो आपकी बात सुन के खुश होगा या नहीं होगा? नहीं, नहीं, खुश होगा आप उस टाइम। हैं? उस टाइम तो खुश होगा, उस टाइम तो खुश हाँ, होगा, हमें मैं कह देता हूँ। हाँ, नहीं, वो ज्यादातर लोग खुश हो जाते हैं। नहीं नहीं भैया, तुम्हारा ऐसा लग रहा है हाथ के, तुम तो मुंह पे कह देते हो। हाँ भाई साहब, मेरे को तो जो भी आती है मुंह पे कह देता हूँ, मैं किसी से मैं डरता नहीं। मैं किसी से ऐसे डरता कहेंगे। नहीं। चलिए आरती आगे पढ़िए। पीलापन लिए हाथ, येलो। जी सर। पीलापन लिए हाथ, ऐसे हाथ प्राय शनि प्रधान या फिर कुछ हद तक मंगल प्रधान हो सकते हैं। इनके रक्त प्रभाव में पित्त की मात्रा अधिक होने से हथेली पर पीलापन दिखाई देता है। अधिक पित्त विषाद और अवसाद के सूचक है और ये लोग निराशावादी होते हैं। पीली हथेली वाले गुलाबी हथेली वालों की तरह खुश दिल, हंसमुख और कांति में नहीं होते। नीला और बैंगनी हाथ। बस बस अभी रुक जाओ, इस पे पवन बात कर ले थोड़ा, कि शनि, शनि प्रधान या फिर मंगल प्रधान। शनि में क्या होता है? शनि निराशावादी होता है। मंगल में क्या होता है कि मंगल, दो मंगल है, एक मंगल जो है वो बहुत ऊर्जा वाला है, एक मंगल एकदम कमजोर वाला है। तो यहाँ पर शनि मंगल के कारण, जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाए, जिससे किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी आ जाए, तो वो कैसा होगा? वो ज्यादातर अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो यानी विषाद, अवसाद, निराशा, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये चीज है उसके हाथ से ही पता चल रही है, इसलिए वो हंसमुख नहीं होगा, खुश दिल नहीं होगा। तो उसके पीले हाथों को आप इस बात से भी जोड़ के चलो कि हो सकता है कि वो रक्त की कमी है। लेकिन अगर आप रक्त की कमी को नहीं देख रहे हैं, तो पीले हाथ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे रक्त की कमी वाले लोग, जिनके अंदर ऊर्जा कम होती है, वो निराशावादी या अवसादवादी हो जाते हैं, उसी प्रकार से जिनके हाथ पीले दिख रहे हैं उनके हाथों में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। अगला, नीले या बैंगनी। नीला या बैंगनी हाथ। नीला या जामुनी हाथ अपर्याप्त रक्त संचार के सूचक हैं, पर इनका कोई विशेष प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पर परिलक्षित नहीं होता। ऐसे हाथ को देखते ही तुरंत चिकित्सक परामर्श या जीवन शैली में सुधार की सलाह देनी चाहिए। पर्वतों और रेखाओं में, आगे पढ़ना है सर? हाँ पढ़ दो।
पर्वतों और रेखाओं के गुण हथेली की संरचना, बनावट, रंग और लचीलेपन के अनुसार संशोधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लाल या रक्तांब हथेली वाले मंगल प्रधान हाथ, गुलाबी हथेली वाले मंगल प्रधान हाथ से अधिक खतरनाक आक्रामक हो सकते हैं। लाल हाथ वाले अपना अनियंत्रित क्रोध कहीं भी दिखा सकते हैं, जबकि गुलाबी हाथ वाले उसी आक्रामकता को युद्ध क्षेत्र में कौशल के रूप में प्रकट कर सकते हैं। लाल और खुरदुरे शुक्र प्रधान हाथ वाले व्यक्ति यौन अपराधों में लिप्त हो सकते हैं। हाँ, तो ये बात हुई, जैसे हमने रंगों को पढ़ा हुआ है, जैसे एकदम लाल रंग होता है ना, कभी कभी देखा होगा आपने कि लाल रंग में क्रोध होता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि अगर एकदम लाल रक्त जैसे लाल हाथ वाले हैं, मंगल प्रधान है, तो उनमें बहुत ज्यादा क्रोध होगा। लेकिन अगर वो गुलाबी हो गए, यानी रक्त की थोड़ी सी कमी आ गई है, तो उसके अंदर वो बात नहीं होगी, वो नियंत्रित होगा। जैसे हम कहते हैं कि मंगल जो होता है, जो मंगल हमारा ग्रह है, वो बहुत लाल है, ठीक है, रक्त की तरह लाल है। लेकिन जो हमारा सूर्य है वो रक्त की तरह लाल नहीं है, वो गुलाबी है। तो सूर्य के अंदर क्या है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। अब वो गुस्सा तो करता है, लेकिन वो नियंत्रित होकर के सारा काम करता है। वो अपने गुस्से से दूसरों से काम करा लेता है, जबकि मंगल होता है वो मारने धोरने पर रहता है। तो ऐसे करके वो उसको साथ जोड़ा गया है। और अगर मंगल के साथ शुक्र मिल जाए, तो हमने कहा है कि मंगल शुक्र की युति होती है तो क्या होता है, अतिकामी योग होता है, जो वहां पर पड़ा हुआ है। तो वही बात यहाँ पर आ गई कि जातक जो है किसी गलत उसमें चला जाता है, संगत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अगली क्लास में इन चीजों को देख लेना। और जो गांठ की बात हो रही थी, पहली गांठ, दूसरी गांठ, ये यहाँ पर ये दी हुई है ग्रंथियां। ये पहला जित ऊपर वाला तो पोर होता है, ये दूसरा पोर है, ये तीसरा पोर है। या आपकी जो अंगुली होती है, इसमें पहला पोर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और ये ग्रंथि होती है, हर हर उंगली में दो होती है, पहली और दूसरी, ठीक है, और तीसरी ये हो गई। ऐसे ही वैचारिक जगत, व्यवहारिक जगत और शारीरिक जगत, ये सब में देखना है आपको। जैसे ये पहला पोर है, तो चारों उंगली में पहला दूसरा ऐसे लगाइएगा, और ये ग्रंथि है तो ये सब में लगाइए बराबर से। ऐसे ही जो ऊपर का पहला वाला पोर है वो वैचारिक जगत की बात करता है, और आपका जो बीच वाला है वो व्यवहारिक जगत की बात करता है, और तीसरा वाला है वो शारीरिक जगत की बात करता है। बात करें तो इस तरीके से, हाँ। और ऐसे ही अंगूठे में ये इच्छा शक्ति बताएगा, ऊपर का हिस्सा, और नीचे वाला तर्क शक्ति बताएगा। गुरु देखिए, गुरु में क्या लिखा है, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व, धर्म भीरु, आत्मसम्मान और प्रकृति से प्रेम। शनि वाले कैसे हैं, गंभीर, बुद्धिमता, अवसाद, उदासी, अंधविश्वास, संतुलन चक्र। सूर्य वाले कलाप्रिय, दीप्त, उत्साही और प्रसन्न सफल। बुध वाले विवेक, व्यापार, कुशग्रता और वाक्पटुता। मंगल के जो दो मैदान कहे गए हैं, उसमें ये यहाँ पर क्रोध है, और इधर वाला हो गया तो आक्रामक क्रोध है, और ये उच्च का हो गया तो प्रतिरोध, साहस, धीरज, सेना सर्विस आदि। यानी ये जो इधर वाला मंगल है, जो किसी को विलेन बना सकता है, तो इधर वाला जो है वो पुलिस में ले जा सकता है। शुक्र, शुक्र के बारे में जो शुक्र की बातें हैं, प्रेम, सौहार्द, कला, संगीत। और चंद्रमा में कल्पनाशीलता, अभिरुचि, रहस्यवाद, अवचेतन। ऐसे हाथ को पूरी तरीके से स्पष्ट समझना चाहिए आप।